नमस्कार, चैनल 2 के सिंध बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरन घुमन और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कोची में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया संबोधित। कहा, प्रवासियों को देश के विकास में निभानी होगी बड़ी भूमिका। झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्यपाल सैयद अहमद को सौंपा अपना इस्तीफा। राज्य मंत्रिमंडल के विधानसभा भंग करने के फैसले से भी राज्यपाल सैयद अहमद को कराया अवगत। और गैंगरेप पर आसाराम बापू के दिए गए बयान पर भड़के लोग। जहां जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने आसाराम को बिजनेसमैन दिया करार, तो वहीं वाराणसी में भी लोगों ने आसाराम बापू के बयानों के खिलाफ सड़कों पर किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोची में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तकनीक और आर्थिक साझेदारी भारत के विकास की रणनीति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के विकास में प्रवासियों को अपनी बड़ी भूमिका निभानी होगी। हाल ही में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश ऐसा माहौल तैयार करने की है जो निवेशकों के अनुकूल हो। The image of the stamp will now be projected on the screen. We need rapid growth and a healthy economy to meet the aspirations of an increasingly young India and make our economic development more inclusive and more sustainable. With this in view, we have recently taken a number of steps to boost domestic and foreign investment, accelerate project implementation, and reform capital markets and the tax system. The theme for this year's Pravasi Bharatiya Divas is Engaging Diaspora, the Indian Growth Story. This is only appropriate since there have been concerns recently about the direction and content of India's growth story and about larger social and governance issues. कार्यक्रम का आयोजन केरल में हो रहा है। प्रधानमंत्री ने केरल के विकास की भी बात कही और यहां निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की कोशिश पर भी जोर दिया। On January 1 this year, we took a small first step to deliver benefits through direct transfers to beneficiaries using the digital Aadhaar platform. This is an example of our efforts to make growth more inclusive and government programs more efficient and less vulnerable to leakages of various sorts. चैनल 2 के लिए कोची से ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने अपना इस्तीफा राज्यपाल सैयद अहमद को सौंप दिया है। इधर कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी सरकार बनाने की संभावना पर जेएमएम से बात करेगी। इससे पूर्व सोमवार को दिन भर झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के घर चली बैठक के बाद शाम को झामुमो ने राज्य सरकार से समर्थन वापसी का फैसला किया था। राज्य की भाजपा झामुमो आजसू जदयू गठबंधन सरकार को बचाने के अंतिम प्रयास के तौर पर मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने सोमवार को झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन और उनके बेटे तथा उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर बंद कमरे में लगभग 40 मिनट तक बातचीत की थी। सोरेन के घर पर झामुमो कोर समिति और जिला अध्यक्षों की बैठक के बाद झामुमो में उठ रही मुंडा सरकार से समर्थन वापसी की मांग को ठंडा करने और सोरेन को मनाने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री वहां गए थे। सोरेन इस बात से आहत थे कि उनके 28 माह के कार्यालय के रूप में सत्ता में भागीदारी के उनके दावे को मुख्यमंत्री ने 3 जनवरी के अपने पत्र में लिखित तौर पर झुठला दिया था। झामुमो ने समर्थन वापसी का निर्णय लेने से पहले भाजपा के कई नेताओं से बातचीत की गई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाने के बाद ये कदम उठाया गया। चैनल 2 के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है और वाराणसी में भी लोगों की हालत पतली है। कड़ाके की ठंड और कोहरे ने यहां जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रखा है।
वहीं ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं और सड़कों पर भी गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों की माने तो पिछले 10 सालों में उन्होंने ऐसी ठंड कभी महसूस नहीं की थी। हालात ये है कि यहाँ का अधिकतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना हुआ है। ठंड का असर यहाँ के व्यवसाय पर भी पड़ा है। खासकर पर्यटकों के यहाँ नहीं आने से इस धर्म नगरी के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई है। काफी प्रभावित हो रही है सर। ठंड बहुत ज्यादा है, नहाने धोने से लेकर के सब कुछ करने में प्रॉब्लम हो रहा है और बस यही है कि किसी तरह गुजर बसर हो जा रहा है। व्यापार कितना प्रभावित हो रहा है? बहुत ज्यादा, शून्य के बराबर है। ग्राहक नहीं दिख रहे हैं और खास तौर से पर्यटक आते हैं, पर्यटकों का शहर है जी, यहाँ पे काफी कुछ, तो ऐसे में आप लोगों का व्यवसाय भी उससे जुड़ा हुआ है जी, तो वो कितना प्रभावित है? काफी प्रभावित है इस ठंड की वजह से। ज्यादा प्रभावित, कस्टमर्स भी आ नहीं रहे हैं, पर्यटक भी यहाँ नहीं आ रहे इस ठंड की वजह से, इसलिए। अरे हम लोग इधर से कब से खड़े हैं, बहुत ठंडी भी है, ठंड भी ज्यादा है। 1 घंटे से ऐसे ही ऊपर प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, अभी इधर आए, अभी इधर भी आधा घंटा हो गया, फिर भी अभी बहुत परेशान है। बच्चे को उठा के लेके जाना है और बच्चे को भी मैंने 3-4 स्वेटर पहनाया है, 3-4 टोपी बनाई है, तब इसलिए मैं उसको इधर लेके आई, अभी ठीक है। ठंड का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा है जो बेघर हैं, क्योंकि ठंड ने इनका जीना मुहाल कर दिया है, जबकि प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं वो इनके लिए पर्याप्त नहीं है। वहीं दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना हुआ है और ठंड के कारण 24 और लोगों की मौत हो गई है और इसके साथ ही ठंड से मरने वालों की संख्या 170 तक पहुंच गई है। हालांकि दिल्ली में कोहरे का कहर कम है, तो वहीं मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। चैनल 2 के लिए वाराणसी और दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने आसाराम बापू के बयानों को लेकर उनकी आलोचना की है और उन्हें बिजनेसमैन करार दिया है। साथ ही उन्होंने हाल ही में दिए अपने बयान पर भी सफाई दी है। आसाराम बापू ने दिल्ली गैंगरेप पीड़िता को भी दोषी बताकर विवाद खड़ा कर दिया है। उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू नेता शरद यादव ने कहा कि उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। आज तो आसाराम बापू है तो साधु कम है, ये व्यापारी ज्यादा है। और कल जो उन्होंने बात कही वो तो हास्यास्पद है और बहुत लोगों ने ऐसे बयान दिए। इससे यही पता लगाओ कि इस देश में 65 साल में हम एक संपूर्ण भारत का एक मानस नहीं बना पाए। हालांकि शरद यादव भी सेक्स को प्राकृतिक जरूरत बताकर विवादों में फंस चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा कि इसे गलत तरीके से लिया गया था। आज मैंने टाइम उनसे मांगा था क्योंकि मैं भी कुछ सुझाव उनको देना चाहता हूं, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं काफी व्यस्त हूं तो आज समय नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया में खाप के नाम पर मेरे नाम पर बहस चली हुई थी, वो पूरी तरह से, क्योंकि मैं एक गोष्ठी बोल रहा हूं उसमें से कई चीजें निकाल ली लोगों ने। या तो पूरा मेरा भाषण दिखाओ। वहीं वाराणसी के लोगों ने भी आसाराम बापू के बयानों के खिलाफ विरोध जताने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन किया और उनके पुतले भी फूंके। वाराणसी के सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूट भारतेंदु अकादमी ने आसाराम बापू के आध्यात्मिक और धार्मिक नेता होने पर भी सवाल उठाया है। इससे पहले आसाराम की ओर से दिल्ली गैंगरेप पीड़िता को ही वारदात का जिम्मेदार ठहराने से पूरा देश चौंक गया था। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर पीड़िता ने आरोपियों को भाई कहकर संबोधित किया होता तो ऐसी घटना नहीं होती।
वहीं भारतेंदु अकादमी के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि आसाराम को खुद को आध्यात्मिक गुरु कहने का कोई हक नहीं है। आसाराम बापू ने जिस तरह के बयान दिए हैं, बेतुके और शर्मसार कर देने वाले, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आज समाचार पत्रों और टीवी चैनलों को देखने के बाद देश की सांस्कृतिक धार्मिक नगरी सर्व विद्या की राजधानी काशी के नौजवान छात्र आज भारतेंदु अकादमी के बैनर तले सड़कों पर उतरे और उन्होंने इस तरह का बेहुदा बयान देने वाले आसाराम बापू, जिनके बारे में 2008 में उनके आश्रम में 2 बच्चों की लाश मिली थी, जादू सिखाने वाला बहुरूपिया ढोंगी इस तथाकथित साधु को साधु और संत कहलाने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार से हमारी मांग है, प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री शिंदे से, कि तत्काल ऐसे बहुरूपिये साधु को जेल की सलाखों को भीतर कर दें। त्रिवेदी ने आसाराम बापू को सोच समझकर बयान देने की चेतावनी दी और कहा कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें देश भर में विरोध का सामना करना पड़ेगा। और आज हम लोगों ने आसाराम बापू का पुतला फूका है और उन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि अपने जबान पर लगाम लगाएं, अन्यथा इस देश की जनता और जो नौजवान है, छात्र हैं, छात्राएं उनके आश्रम पर चढ़ के जोरदार तरीके से उन्हें सबक सिखाने के लिए मजबूर होगी। चैनल 2 के लिए नई दिल्ली और वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस सांसद और राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष गिरिजा व्यास ने नेताओं और दूसरे हस्तियों को महिलाओं के मुद्दे पर बातचीत करते समय संयम बरतने को कहा है। कई नेताओं और धार्मिक गुरुओं के विवादित बयानों के सामने आने के बाद व्यास ने ये बयान दिया है। गौरतलब है कि आसाराम बापू ने कहा था कि दिल्ली गैंगरेप पीड़िता को अपराधियों से दया की भीख मांगनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी कहा कि वो लड़की खुद इस घटना की जिम्मेदार है। इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं और परिवार में उनकी भूमिका पर विवादित बयान दिया। उन्होंने यह भी कहा था कि बलात्कार और छेड़छाड़ की घटनाओं को महिला खुद आमंत्रित करती है। मैं सभी महिलाओं की तरफ से अपील करना चाहती हूँ और मैं कड़े शब्दों में चेतावनी भी देना चाहती हूँ कि मेहरबानी करके कोई भी लोग महिलाओं के संबंध में बयान देने से पूर्व इस बात को सोचे कि महिला न तो वस्तु है और न ही वो कोई कैलेंडर है। महिला महिला है, एक व्यक्तित्व का दर्जा है और उसे जीने का हक हर एक रूप में उसी रूप में मिलना चाहिए और या ज्यादा मिलना चाहिए। मैं तो कि पुरुष को बहुत हो चुका, अब महिलाओं को एक्स्ट्रा पावर्स दे करके उनको एम्पावरमेंट करने की जरूरत। व्यास ने कहा कि अगर कोई सच में महिलाओं के मुद्दे पर बात करना चाहता है तो उन्हें किसी पूर्वाग्रह या निषेध बातों की बजाय महिलाओं के अधिकार से संबंधित बातें करनी चाहिए। उनको इन सबसे बचाव की आवश्यकता है कि उनको इस तरह के बयान न दे तो केवल ये दे कि महिलाओं को बराबर का हक भगवान ने दे रखा है, वो बराबर के हक के साथ पैदा हुई है, उस हकूक। चैनल 2 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहें चैनल 2।